हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आलम सर आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आज आप कमेंट्स नहीं करते। मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स क्या करो, लाइक भी कर दे करो और सब्सक्राइब भी कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करते हैं। फिर बताऊँगा उसी तरीके से। हिंदी यकीन 2.0 नीट 2024, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर मोल संकल्पना, इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। इसको पढ़ाते हैं दीवान तिवारी सर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनके क्लास नोट को। ठीक है, इनका क्लास नोट। आगे बढ़ते हैं। जो इस क्लास में टॉपिक कवर्ड होंगे तो वो होंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो कल का होमवर्क था, होमवर्क एवरेज एटॉमिक मास तथा एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र। ठीक है, चलते हैं होमवर्क की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये होमवर्क था। ठीक है, तो हमारे कौन से ऑप्शन क्या है निम्नलिखित, जैसे कि 52 मोल हीलियम के, 52 AMU, ये भी कहे के हीलियम ही होगा, AMU भी। ठीक है, 52 ग्राम हीलियम। ठीक है, यहाँ हीलियम लिखना भूल गए। ठीक, हीलियम। तो देखिए पहले हमारा ए ऑप्शन देखते हैं। हमारा एक हमारा फॉर्मूला है N बराबर W इन ग्राम बटे में मोलिकुलर वेट बराबर V इन लीटर बटे में 22.4 लीटर बराबर N बटे में Na। ठीक है, ये जर्नल फॉर्मूला है मोल कॉन्सेप्ट के लिए, जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले से पूरा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या है हमारा 52 क्या हमारे मोल है बराबर हमारा कौन सा, ये काम आएगा फॉर्मूला, बराबर Na। अणुओं की संख्या N, क्या अणुओं की संख्या N बराबर 52 Na। तो क्या होगा 52 Na क्या हमारा एवोगाद्रो संख्या, Na हमारा इसकी संख्या ये हमारी 6.023 ठीक है ना। तो अगर इसको हम इस तरीके से इसको गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा इसका नंबर। ठीक है, नीचे वाला। अब हम देखते हैं AMU, बी वाला पॉइंट। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, एकीकृत द्रव्यमान। एक AMU बराबर 1/Na। ठीक है ना, 1/Na। तो क्या है देखो, वेट इन ग्राम बराबर 52 AMU बराबर 52 ANA। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे 52 और Na बटे, तो क्या होगा Na 13 चौका 52, 4 से गुणा करेंगे 13 चौका 52, तो Na से Na कट जाएगा। ठीक है, तो 13 आ जाएगा। तो कितने बचेंगे, 13 अणु। इस तरीके से यहाँ गुणा भाग करके तो कितने बचेंगे, 13 अणु बचेंगे। ठीक है ना। सी का देखो, वेट इन ग्राम 52 ग्राम। ठीक है ना, 52 ग्राम। वेट इन ग्राम बटे में मोलिकुलर वेट, बटे में मोलिकुलर वेट बराबर Na बराबर N बटे Na। तो क्या 52/4 कैसे कटेगा, 13 चौका 52। ठीक है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। N क्या आ गया आपका, N बराबर 13 Na आ गया, 13 Na गुणा इस कर दें Na से, तो 78.299 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, ये एक होमवर्क था, बहुत आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब कि 4.2 ग्राम N3 में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये होमवर्क है। ये N क्या है, N नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का क्या होता है, A से एटॉमिक और Z से संख्या दर्शाते हैं। तो 7 क्या है इसका, नाइट्रोजन का संख्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या, और ये द्रव्यमान 14। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। उदासीन तत्व देखते हैं हम। उदासीन तत्व A
द्रव्यमान संख्या और x तत्व है और z परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। तो अब देखो P क्या है, मतलब कि हमारा इसमें कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस है तो 10 हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 7 हैं और न्यूट्रॉन भी 7 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन Z बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या, N बराबर A माइनस Z केवल उदासीन, यहाँ पुट कर देंगे वेट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट बराबर N बटे Na। तो कितने से जाएगा, मतलब कि 4.2 पुट करेंगे 14 से, तो ये इसको हटा दो तो यह 0.3 से जाएगा। ठीक है ना, बराबर Na हो जाएगा। तो तो n बराबर 0, मतलब पेंट यहाँ 0 लगा दो तो और बढ़िया हो जाएगा, 0.3 Na। तो आयनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 पेंट, मतलब पेंट 3 Na गुणा 10 की पावर 10 बराबर Na। इस तरीके से प्रोटॉनों की संख्या 3 पेंट Na गुणा 7 तो 2.1 n, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या पेंट 3 Na गुणा 7 तो ये भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने चाय में 1.71 ग्राम शर्करा, मतलब कि C12H22 ऑक्सीजन यानी कि O11 मिलाई गई है, जिससे चाय की मिठास बढ़ सके तो शर्करा में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, तो एक अणु कितना होगा, एक अणु ये हमारा ये पूरा जो है एक अणु है और ये इसका आणविक भार है, मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो 12 परमाणु कार्बन के हैं और 22 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 11 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो इसका अगर आणविक भार निकालें, ये निकाल रखा है सर ने, 12 गुणा 12, ठीक है, प्लस 12 को 12 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, और 1 गुणा 22 प्लस 11 गुणा 16, तो ये 44 आ जाएगा। 44 किसके, 12 कार्बन के और 22 हाइड्रोजन के हो गए और 176 ऑक्सीजन के, तो ये 342 ग्राम हो गया। ठीक है, वेट इन ग्राम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे, मतलब कि 1 ये दिया है यहाँ पे 1.71 बटे में 342 बराबर आयनों की संख्या। ठीक है ना, अणुओं की संख्या, तो ये अणुओं की संख्या आ जाएगी, इसको पुट कर देंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी निकलेगी, 12 से ये मार दो 23, तो कार्बन परमाणु की संख्या निकलेगी 3.6 10 की पावर 22 आएगी। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। इंसुलिन में भार अनुसार 3.4 ग्राम सल्फर उपस्थित है, तो इंसुलिन का आणविक भार होगा, आणविक सल्फर की परसेंट में मात्रा, प्रतिशत में मात्रा। ठीक है, प्रतिशत में मात्रा 3.4 बटे में प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा, बराबर 32। इंसुलिन का भार x मान लो, तो x बराबर 32 गुणा 1000, 3 पेंट से 3 काट दो, मतलब पेंट काट दो, 3200 बराबर 94, तो 9000, मतलब कि 941.176 ग्राम निकलेगा। ठीक है ना, ये तो टॉपिक है हमारा औसत परमाणु भार तथा औसत परमाणु भार तथा औसत आणविक भार, एवरेज एटॉमिक वेट एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हमने यहाँ एक ये पात्र ले लिया, इसको पात्र कर दो या कंटेनर कर दो। तो इसमें ये जो अणु हैं, इसमें पात्र में ये अणु जो हैं परमाणु हैं, एटम है। तो परमाणु ए और ए डैश परमाणु और ए, मतलब दो तरह के ए डैश और ए डैश। ठीक है ना, A1 और ए डैश है। तो A1 में क्या है, मोल n है और मोलिकुलर वेट n है, m है। ठीक है, ए डैश में क्या है, मोल n2 है और मोलिकुलर वेट m2 है। तो इससे एवरेज एटॉमिक मास और औसत परमाणु भार क्या है, n1 m1 प्लस n2 m, मतलब कि n2 m2 बटे में n1 प्लस n2, ये है। एक इसी तरीके से यहाँ पे लिया, इसमें क्या लिए, अणु लिए, मोलिकुलर लिए, इसमें एटम लिया। अणु बी ले लिया, इसमें V1 है और V डैश है। मोल बराबर N1
और वेट इन बराबर मोलिकुलर वेट बराबर m1, ठीक है ना। इसी तरीके से भी n2 और m2, ठीक है। इसका एवरेज मोलिकुलर मास भी, औसत भार भी इस तरीके से n1 m1 प्लस n2 m2 बटे में n1 प्लस n2, ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन है, एक यौगिक में ऑक्सीजन के दो रूप हैं, दो रूप यानी कि ऑक्सीजन 16 तथा ऑक्सीजन 15 उपस्थित है एवं मोल के अनुसार ऑक्सीजन 16 80% है और ऑक्सीजन 15 20% उपस्थित है। तो औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 16 और 15, तो मतलब कि इसके दो घटक कर लिए। तो हमने N1 80 और M2 16 और 15 के N2 20 और M2 15। तो औसत भार किस तरीके से निकालेंगे? N1 M1 प्लस N2 M1 M2 बटे में N1 प्लस N2 प्लस N2। तो देखो N1 कितना हमारा 80 और M1 हमारा कितना है 16, ठीक है, गुणा कर दी। इसका प्लस में ले लिया हमने N2 20 और M2 15 बटे में N1 और N2 15 और 80 कर दिया, ठीक है ना, 100 हो गया। तो 1280 प्लस 300 1000 मतलब 100 से गुणा कर दो इसको, तो 15.8 ग्राम आएगा आंसर। क्लियर। एक यौगिक में परमाणु X के 3 रूप हैं जो क्रमशः X30 X31 X32 रूप में हैं एवं मोल के अनुसार क्रमशः 50%, 30%, 20% उपस्थित हैं। तो औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। X ले लिया हमने, X के 3 परमाणु हो गए, ठीक है ना। N1 M2 50 और 30, N1 N2 M2 30 और 31, N3 M3, ठीक है ना, 3 में से कभी कभी हो जाती है। तो 20 और 32 हो गया। तो औसत परमाणु भार, ठीक है ना, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 बटे में N1 N2 N3, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे हम इसको, N1 50 M1 30 प्लस N1 N2 30 और बटे में M2 31 प्लस N3 N3 20 और M3 32 बटे में N1 N2 N3, ठीक है ना। यहाँ जो इसका एवरेज आएगा, मैं 1 मिनट आपको करके दिख, हाँ ठीक है। देखो मैंने ये जोड़ा तो लगभग ये आएगा 7700, ठीक है ना, बटे में 100। तो अगर आप इसको अगर यहाँ पे आंसर लाएंगे ना, तो अगर 7700 को अगर 100 जगह बांटेंगे तो यहाँ 770 आएगा, ठीक है ना, 770 आएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। सर ने नहीं दिया, मैंने बतेरी गुणा भाग करी जब आपके लिए आंसर निकाला। एक यौगिक में A2 एक अणु तथा V2 अणु मूलानुपाती 70% तथा 30% क्रमशः उपस्थित है एवं A2 अणु का भार 80 ग्राम तथा V2 अणु का भार 90 ग्राम में है। तो औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। वही A2 अणु N1 70, M1 80, V अणु N1 30, N2 ये 2 होगा यहाँ पे, सर से भी हो जाती है कोई नहीं, 90 है, ठीक है ना, औसत आणविक भार, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, 70 गुणा 80 करो, ठीक है ना। तो यहाँ 1500 हो जाएगा, ठीक। 90 9 27, तो यहाँ 2700 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस में करके 2700 हो जाएगा और यहाँ गुणा कर दो 100 से, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे 27
1500 और 1500 और 2700, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 0 का 0, 5 7 12, ठीक है। 5 7 12, 12 का 2 हासिल लेगा 1 2 4, ठीक है। तो ये 4200 आ जाएगा, तो 420 ये आ जाएगा बटा करके, ठीक है ना। तो ये आंसर है हमारा 420 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 420, ठीक। ये एक होमवर्क है इसी तरीके का आप करना, ठीक। ये देखो टॉपिक मूल अनुपाती सूत्र अणु, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो मूल अनुपाती सूत्र सरलतम सूत्र है ये। डेटी फंडा क्या है, क्वेश्चन में तत्वों की परसेंट में मात्रा दी जाएगी, ठीक है। दूसरा परसेंट मात्रा दी जाएगी उस तत्व के अणुभार निकालने हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट निकालना। मूल अनुपाती सूत्र सरलतम सूत्र या सरलतम अनुपात, ठीक है। जिस तत्व में मिक्स वैल्यू आई है उसका सभी में भाग देना होगा। जैसे कि आणविक सूत्र बराबर n गुणा मूल अनुपाती सूत्र, n बराबर मोलिकुलर वेट बटे मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। जैसे फोस्जीन एक, देखो फोस्जीन एक विषैले गैस के जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था में 12.1% कार्बन और 16.2% ऑक्सीजन और 71.7% Cl भार के अनुसार उपस्थित है। तो फोस्जीन का मूल अनुपाती सूत्र बताइए। मूल अनुपाती सूत्र यानी कि सब तत्व ले लो, कार्बन ऑक्सीजन Cl, परसेंट मात्रा, परसेंट एटॉमिक वेट, सरलतम अनुपात। तो ठीक हो, कितना सबका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और जो सबसे कम है, ठीक है, यहाँ इसका वेट कर दो, एटॉमिक वेट कर दिया सबका हमने। कार्बन का कितना मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट है 12.1 और एटॉमिक वेट है 12, तो इसको 1 आ जाएगा मिनिमम, ठीक है ना। इसका ऑक्सीजन का 16 और 16 ही दे रखा तो 1 हो जाएगा। लेकिन 71 पॉइंट इतना 35, तो ये 2 बार हो गया, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे। कोई से ऐसा भी कर दो, चाहे इससे और इससे। तो C इसका अनुपात आएगा C1O1 और Cl2, तो इसका COCl2। इस तरीके से सरलतम सूत्र भी हो गया और मूल अनुपाती सूत्र भी हो गया। इसी तरीके से देखो, ये है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, 5.325 ग्राम मिथाइल बेंजोएट जिसका उपयोग इतर उद्योग में किया जाता है, जिसमें 3.758 ग्राम कार्बन और 0.316 ग्राम हाइड्रोजन, 1.251 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा एवं अणु सूत्र होगा। यदि मिथाइल बेंजोएट का आणविक भार 136 ग्राम हो, तो यहाँ सब ले लो CHO, ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, उसमें दे रखी है परसेंट में, देखो परसेंट दे रखी है, ये परसेंट है तो इतने इतने परसेंट करो, और इसका कार्बन का दे रखा, ठीक है, परसेंट में एटॉमिक मास, जैसे कि कार्बन का 70.52, 70 हाँ, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, क्योंकि सब में जो ये नीचे आई है वैल्यू, ये मिथाइल बेंजोएट की है, ये जो वैल्यू आई है नीचे, इसको कार्बन 70 12 तो 505.88 आएगा, 5.93, तो इसको 1 से करेंगे तो 5.93 का 93 आएगा, 23.39 तो 16 से करेंगे तो 1.16, ये मिनिमम आएगा। इससे डिवाइड मार देंगे सबको, तो ये 4 4, तो क्या आएगा C4H4O1, ठीक है ना। मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र इस तरीके से आ जाएगा। देखो एक हाइड्रोजन, एक, ठीक है, एक हाइड्रोजन कार्बन जिसमें 75% कार्बन है, तो उसका मूल अनुपाती सूत्र होगा, ठीक है। यहाँ तत्व रख दो H2, मतलब कि C और H, 75% क्या कार्बन और 25% क्या हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसकी परसेंट मात्रा हो गई, परसेंट मात्रा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट 75% मतलब 75/12, कार्बन कितना 12, तो ये आ जाएगा 6.25 मिनिमम, और 25
25/1 तो ये 25 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से और ये 4, तो क्या आ जाएगा C1H4। तो अगर इसको मूल अनुपाती सरल में करेंगे तो CH4 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक यौगिक जिसमें X तथा Y का बराबर भार सम्मिलित है, यदि X का परमाणु भार 30 तथा Y का परमाणु भार 20 हो तो यौगिक का आणविक सूत्र होगा। यौगिक का आणविक भार ये बराबर 120 है पूरे यौगिक का, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, यहाँ तत्व लिख लो, परसेंट मात्रा लिख लो, परसेंट डिवाइड एटॉमिक मात्रा मतलब एटॉमिक वेट लिख लो, सरल अनुपाती सूत्र लिख लो, ठीक है ना। सरल अनुपात लिख लो। एक्स तथा वाई, एक्स कितना 50 और वाई भी 50 है, ठीक है ना। लेकिन एक्स 50 और इसका परमाणु भार 30, ठीक है ना, और वाई का 20, तो मिनिमम हमारा आएगा 1.66, ये आ जाएगा 2.5, तो ठीक है। सरल अनुपात देखते हैं इसका, अगर करते हैं तो ये 1 और 1.5 यानी कि 150, तो इसका x1 y मतलब y.5 सरल अनुपात में बदलने के लिए 2 से गुणा करते हैं तो x2 y3 इसका सरल अनुपात आ जाएगा, ठीक है। एक यौगिक सल्फर के ऑक्साइड में 50% सल्फर है तो इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा, तत्व रख दीजिए, परसेंट मात्रा बटे एटॉमिक वेट सरल अनुपात, ठीक है ना, एसओ, ठीक है ना। तो एस कितना हमारा, सल्फर कितना 50, ऑक्सीजन कितना हमारा 50, ठीक है। बटे में कर देते हैं 50/32 बराबर 1.5 मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा S1O2 और SO2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, धातु के एक ऑक्साइड में ऑक्सीजन 40% भार के अनुसार उपस्थित है। धातु M का परमाणविक भार 24 है तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रख दो, इसमें आसान है, निकाल दोगे, ठीक है। ये होमवर्क है सब, ये होमवर्क करो, बाकी मैं कल कराऊंगा ये होमवर्क, ठीक है ना, मैं कल कराऊंगा, ये भी होमवर्क है, ठीक है, ठीक। और क्लास को लाइक करो, शेयर करो, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और बोर्ड पे भी लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझ पर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है पैसे की, तो मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी लेने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। क्लास लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो प्लीज़, कमेंट्स करना, मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करता हूँ, ठीक है ना।